हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव। आज है 1 जनवरी, तो आप सभी को क्रेजी जी के ट्रिक की पूरी टीम की तरफ से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, नए साल में 2026 में आप सभी को एक रिजोल्यूशन लेना है कि डबल एफर्ट के साथ इस बार हम अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ेंगे, डबल एफर्ट के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि देखिए, काफी स्टूडेंट मुझे लगातार मिलते हैं, मैसेजेस करते हैं। उनका कहना होता है कि सर, हम 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी एग्जाम में हमारा 1 नंबर से एग्जाम रुक गया, किसी एग्जाम में सिलेक्शन होते होते रह गया, तो हम काफी डिमोटिवेट होते हैं। तो उन सभी से मैं कहना चाहता हूं आज नए साल में कि देखिए, सक्सेस जो है ना, वो एक प्रोसेस है। इट्स अ प्रोसेस। कभी भी अगर आप हिस्ट्री देखेंगे ना, किसी को भी सक्सेस एक दिन में नहीं मिली, बल्कि एक प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ना पड़ता है और एक दिन जाकर फाइनली सक्सेस मिलता है, यह भी कंफर्म। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। एक, आपको पता है बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। थॉमस एडिसन ने बल्ब को खोजा था। जब उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप तो 10,000 बार आपको नाकामयाबी हाथ लगी है जब आपने बल्ब का आविष्कार किया है, मतलब 10,000 बार आपने प्रयास किए और बल्ब आपसे नहीं बना, तब थॉमस एडिसन ने कहा था कि 10,000 बार मैं नाकामयाब नहीं हुआ, बल्कि मुझे 10,000 ऐसे तरीके के बारे में पता चला है जिससे बल्ब नहीं बनेगा। तो फाइनली अब मुझे एक ऐसा तरीका पता है जिससे बल्ब बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से ये पूरा सक्सेस का एक प्रोसेस था, नाकामयाबी नहीं थी। ओके, तो इसी एक थॉट प्रोसेस को लेकर आपको आगे बढ़ना है। अपने प्रयास को आगे बढ़ाइए, लगातार अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान केंद्रित रखिए और 2026 में डबल एफर्ट के साथ शुरुआत कीजिए 2026 की। आज पहला दिन है तो एंजॉय कीजिए, पर कल से लगातार अपने लक्ष्य पर फोकस कीजिएगा और याद रखिएगा 2026 में हमको फाइनली सिलेक्शन लेना है। ओके, तो हम शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर को। 1 जनवरी के करंट अफेयर यहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पीडीएफ और डेली करंट अफेयर का मॉक टेस्ट आप ले लीजिएगा क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन से। आप सभी को इन्फॉर्म कर देता हूं कि आज आप सभी के लिए ईयर एंड ऑफर का लास्ट डे है, तो अभी आप क्रेजी जी के ट्रिक और रूट एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिएगा। सभी कोर्सेस अभी आपको अप टू 70% तक ऑफ में मिल जाएंगे, तो क्रेजी जी के ट्रिक और रूट एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए। काफी एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेस आपको वहां पर मिल जाएंगे, काफी पीडीएफ फ्री भी आपको वहां पर मिल जाएगी, तो एक बार चेकआउट कीजिए। तब तक हम चलते हैं आज के करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन पर। देखते हैं, चर्चा में रहा मुकल्ला पोर्ट किस देश में स्थित है। मुकल्ला पोर्ट की बात करते हैं तो यह हमको देखने को मिलेगा यमन में। कहां देखने को मिलेगा? यमन में। देखिए, अभी सुर्खियों में क्यों है, यह क्वेश्चन दिमाग में आता है कि मुकल्ला पोर्ट को हम अभी डिस्कस क्यों कर रहे हैं। तो रिसेंटली हुआ यह है, पहले हम पोर्ट की लोकेशन देख लेते हैं, फिर समझते हैं कि हुआ क्या है यहां पर। देखिए, 2 पोर्ट को याद रखिएगा, दोनों यमन के पोर्ट में आपको बता रहा हूं। एक है मुकल्ला पोर्ट, यहां पर आप लोकेशन देखेंगे तो यमन के ईस्ट एरिया में, दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा। ओके, साउथ ईस्ट आप बोल सकते हैं। और अगर हम देखें तो ये अरेबियन सी का एक पोर्ट है ना, अल मुकल्ला के नाम से इसे पुकारा जाता है, यमन का पोर्ट है। और एक ये है हुदीदाह पोर्ट, इसको भी याद रखना, हम इसकी भी बात करेंगे। अच्छा, पहले इसको देख लेते हैं। होदीदा पोर्ट, ये जो यमन का पोर्ट है ना, कुछ महीने पहले इजराइल ने यहां पर अटैक किया था। हूती विद्रोहियों को यहां से जो हथियार सप्लाई किए जा रहे थे, तो इजराइल ने अटैक किया था, होदीदा पोर्ट को एयर स्ट्राइक की थी और पूरा खत्म कर दिया था। अब यमन के मुकल्ला पोर्ट पर एयर स्ट्राइक की है सऊदी अरेबिया। एक्चुअल में हुआ क्या कि एक शिपमेंट था जिसमें हथियार थे। यह शिपमेंट यूएई के फुजैरा पोर्ट, फुजीरा पोर्ट इसे कहा जाता है, यहां से मुकल्ला पोर्ट के लिए निकला, यमन के लिए। तो 2 पोर्ट आपको पता चलते हैं, यूएई का है फुजीरा पोर्ट और मुकल्ला पोर्ट कहां पर है? यमन में। तो ये जो शिपमेंट था फुजीरा पोर्ट से आगे बढ़ा मुकल्ला पोर्ट के लिए। अब यूएई जो है ना, वो हथियार, इस शिपमेंट में यूएई के हथियार थे जो ये भेज रहा था एक ग्रुप को। यूएई का समर्थित एक अलगाववादी ग्रुप है जिसका नाम है एसटीसी, से शॉर्ट में कहा जाता है सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, है ना, शॉर्ट में कहा जाता है एसटीसी। ये एक ऐसा ग्रुप है जिसे यूएई सपोर्ट करता है और यमन में ये एक अलगाववादी ग्रुप है। तो इसको हथियार पहुंचा रहा था यूएई अपने पोर्ट से, इसने शिपमेंट के माध्यम से हथियार पहुंचाए।
अब एक्चुअल में ये हथियार जो है ना, ये सऊदी अरेबिया के खिलाफ भी यूज होते थे, या जो हुती विद्रोही है वो उनका यूज करते थे। तो सऊदी अरब ने क्या किया है कि मुकल्ला पोर्ट पर अटैक कर दिया, एयर स्ट्राइक की है इस आर्म शिपमेंट पर, और पूरा आर्म शिपमेंट सऊदी अरेबिया ने खत्म कर दिया, तबाह कर दिया। इसीलिए मुकल्ला पोर्ट अभी सुर्खियों में था। तो इसके कारण सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में भी लगातार टेंशन बढ़ते जा रहे हैं, और हुती जो विद्रोही है ना, इन्होंने भी इमरजेंसी की घोषणा कर दी है यमन में। तो इस तरीके से जो खाड़ी देश है ना, वहां पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है मुकल्ला पोर्ट पर इस एयर स्ट्राइक के कारण, जो कि किसने की थी? सऊदी अरेबिया ने। समझ में आया? और हुदीदा पोर्ट भी हमने पढ़ा, हुदीदा पोर्ट पर कुछ महीने पहले ही इजराइल ने एयर स्ट्राइक की थी, वो भी हुती विद्रोहियों के खिलाफ ही थी। तो उसे भी याद रखिएगा, दोनों यमन में पोर्ट है, दोनों की लोकेशन मैंने आपको यहां पर क्लियर कर दी है, मुकल्ला पोर्ट और यह है हुदीदा पोर्ट। यमन की कैपिटल है सना, लेकिन हालांकि अभी जो अंतरिम कैपिटल के रूप में यूज किया जा रहा है यह है अदन। अगर हम मुकल्ला पोर्ट की बात करें तो यह अदन है। अदन से 480 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है मुकल्ला पोर्ट। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राजधानी के बहुत करीब इससे मान सकते हैं, और इस पर अटैक किया है किसने? सऊदी अरेबिया ने। यमन की कैपिटल वैसे सना है, लेकिन अभी अंतरिम कैपिटल के रूप में वहां की गवर्नमेंट यूज करी है अदन को कैपिटल के रूप में। यमनी रियाल यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। और मुकल्ला पोर्ट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है ना, ये आपको देखने को मिलेगा अरेबियन सी में यमन का पोर्ट है जिस पर अटैक किया गया। किस देश ने डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज देने की घोषणा की है? अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। हाल ही में इजराइल ने अनाउंस किया है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को 2026 में पीस प्राइज देगा। तो इजराइल का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है जो कि डोनाल्ड ट्रंप को दिया जा रहा है। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप पहले गैर इजरायली व्यक्ति होंगे जिनको इजराइल का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया जाएगा। और इंटरेस्टिंग यह है कि पहली बार यह पीस कैटेगरी में दिया जा रहा है, अभी तक नहीं दिया जाता था। अभी तक जो ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ना इजराइल का, साइंस के क्षेत्र में दिया जाता था, है ना, प्राइज फॉर साइंस, कल्चर के लिए दिया जाता था। सोसाइटी के क्षेत्र में अगर किसी ने काम किया तो किसी इजरायली को यह अवार्ड दिया जा सकता था। एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की इजराइल ने, पीस कैटेगरी हाईएस्ट सिविल ऑनर के लिए, और यह पहली बार किसी गैर इजरायली को भी दिया जा रहा है जो है डोनाल्ड ट्रंप। तो 2026 में यह अवार्ड डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाएगा। 80 सालों में इजराइल के इतिहास में पहली बार है कि हाईएस्ट सिविलियन ऑनर किसी नॉन इजरायली व्यक्ति को दिया जा रहा है। देखिए यहां पर एक चीज और याद रखिएगा कि ट्रंप को यह अवार्ड इजराइल क्यों दे रहा है। पहली चीज तो कि इजराइल को जितनी भी अभी इजराइल के पास पावर है उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका है। तो इजराइल की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को यह अवार्ड दे रहा है इजराइल। मिडिल ईस्ट में शांति के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए, हालांकि इजराइल ऐसा मानता है, ओके, गाजा शांति समझौते में योगदान देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को यह अवार्ड दिया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को लास्ट मंथ मतलब दिसंबर में ही 5 दिसंबर को फीफा के द्वारा उसके पहले पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए था शांति का नोबेल, कि भैया मैंने हर जगह वॉर रुकवाई बहुत और बहुत सारे काम किए हैं पीस के लिए, पता नहीं कब, पर ऐसा डोनाल्ड ट्रंप मानता है। तो लगातार नोबेल पीस प्राइज की वो उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उनको नोबेल पीस प्राइज दिया नहीं गया, क्योंकि नोबेल पीस प्राइज अगर दिया जाता तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड में ये मैसेज चला जाता कि भाई नोबेल प्राइज भी कहीं ना कहीं यहां पर जो नैतिकता है, जो एथिक्स है, उनसे कहीं ना कहीं समझौता हो गया। क्योंकि भाई किस आधार पर नोबेल पीस प्राइज दिया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को? इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि फिर उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठते, काफी प्रॉब्लम आता। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात करें ना, तो ये अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट है। अमेरिका के 45th प्रेसिडेंट के रूप में भी इन्होंने 4 साल का कार्यकाल पूरा किया है, क्योंकि यूएसए में प्रेसिडेंट का कार्यकाल 4 साल का होता है। 46th प्रेसिडेंट बने थे जो बाइडेन, और अब फिर से 47th प्रेसिडेंट बने हैं कौन? डोनाल्ड ट्रंप। अभी इनका एक बार फिर से लास्ट कार्यकाल है 4 साल का, क्योंकि अमेरिका में प्रेसिडेंट केवल 2 टर्म के लिए ही बन सकता है कोई, टोटल 8 साल के लिए, 4-4 साल के 2 टर्म। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, प्रेसिडेंट है
इसाक हर्जोग। यहां पर ध्यान रखिएगा कि प्रेसिडेंट सुर्खियों में नहीं रहते क्योंकि इजराइल में एक्चुअल पावर पीएम के पास है, तो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, ये बहुत सुर्खियों में रहते हैं। प्रेसिडेंट भी याद रखिए इसाक हर्जोग यहाँ के 2021 से प्रेसिडेंट के पद पर है, और जेरूसलम यहाँ के ऑफिशियल कैपिटल इजराइल मानता है। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप को 2025 में फीफा पीस प्राइज, जो कि पहला फीफा पीस प्राइज है, ये भी दिया गया है। और अब पीस प्राइज दिया है किसने? इजराइल ने। अनाउंसमेंट की है 2026 में दे दिया जाएगा। हाल ही में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला उड़ान परीक्षण कहां किया गया? तो पिनाका मिसाइल या लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट, इसका सफल परीक्षण किया गया है चांदीपुर ओडिशा से, है ना। किसने किया है? डीआरडीओ करता है ऐसे परीक्षण, क्योंकि रक्षा क्षेत्र में काम करने वाला डीआरडीओ है। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पिनाका LRGR-120, क्योंकि इसके जो मारक क्षमता है ना 120 किलोमीटर के सटीक निशाने पर इसे टेस्ट किया गया। तो इसका सफल उड़ान परीक्षण हाल ही में डीआरडीओ ने किया है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से, जो कि चांदीपुर ओडिशा में देखने को मिलता है। यहीं से अधिकतर रॉकेट और जो मिसाइल है स्पेशली रक्षा क्षेत्र की, उनको टेस्ट किया जाता है ना। ये एक फैक्ट है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। रॉकेट ने 120 किलोमीटर रेंज पर टारगेट को सफलतापूर्वक हिट किया है। पिनाका LRGR-120 है, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम का गाइडेड और लॉन्ग रेंज वेरिएंट है, क्योंकि इसके पहले भी पिनाका से हमारे पास पूरा रॉकेट सिस्टम है, जिसे कहा जाता है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम। भारतीय सेना के लिए इसे डेवलप किया गया था डीआरडीओ के द्वारा। कई रॉकेट एक साथ दागने में सक्षम था ये रॉकेट सिस्टम जो है, सक्षम है, लेकिन पहले ये अनगाइडेड वेरिएंट पर चलता था। अब इसी का गाइडेड वर्जन, मतलब जो टारगेट फिक्स किया वहां पर जाकर ये हिट करेगा, इसे विकसित किया गया। इसकी जो पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड जो मिसाइल है 120 किलोमीटर की रेंज पर इसने टारगेट किया है। मैक्सिमम रेंज 120 किलोमीटर की है, गाइडेड रॉकेट सिस्टम है। डीआरडीओ ने इसको टेस्ट किया है ओडिशा के चांदीपुर से। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन गवर्नमेंट की डिफेंस कंपनी है। आप पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट इसकी अगर देखें तो 52 लेबोरेटरीज देखने को मिल जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये कार्य करती है। 1958 में डीआरडीओ की स्थापना, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और समीर वी कामत डीआरडीओ के अध्यक्ष के या चेयरमैन के पद पर हैं। किस राज्य में भांग की खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन टू गोल्ड पहल शुरू की गई है? तो देखिए हिमाचल प्रदेश यहां पर आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक इनिशिएटिव की शुरुआत की है, ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव, ताकि राज्य में भांग की खेती को बढ़ावा दिया जा सके, जिसे कहा जाता है इंडस्ट्रियल हेम्प या फिर औद्योगिक भांग। देखिए क्या होता है कि किसानों की आय बढ़ाना और राज्य की इकोनॉमी कंडीशन को मजबूत करना, यह उद्देश्य है ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव को लॉन्च किए जाने का। हिमाचल प्रदेश के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव को अनाउंस किया है। देखिए होगा क्या कि भांग जो है ना वो एक तो जंगली खरपतवार मानी जाती है, तो अधिकतर क्या होता है कि भांग को एक कीमती इकोनॉमिक रिसोर्सेस में बदलने के लिए यह डिसीजन लिया गया है। जानवर खाते नहीं है, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि किसानों को ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा अगर वो भांग की खेती करते हैं। जानवर नष्ट नहीं करेंगे, कम पानी की जरूरत पड़ेगी और जल्दी उग जाती है। तो इसीलिए कि अब किसानों को भी उनकी आय बढ़ पाए, किसानों को इनकम उनकी बढ़ाई जा सके, तो भांग की खेती करने के लिए यहां पर एक इनिशिएटिव ही लॉन्च कर दिया गया, ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव। तो औद्योगिकीकरण किया जाएगा भांग का, मतलब औद्योगिक भांग उगाई जाएगी जिनका यूज किया जाएगा अलग अलग इंडस्ट्रीज में, समझिएगा। 2027 तक हिमाचल प्रदेश को खेती में आत्मनिर्भर राज्य बनाना और इंडस्ट्रियल हेम्प को इनकम जनरेटिंग क्रॉप के रूप में विकसित करना, यह उद्देश्य है हिमाचल प्रदेश राज्य का। अच्छा, भांग को यूज कहां कहां किया जाएगा? तो फार्मास्यूटिकल मतलब दवाई क्षेत्र में इसका यूज किया जा सकता है, टेक्सटाइल में यूज किया जा सकता है, पेपर या कॉस्मेटिक बनाने में भी भांग का यूज किया जाता है बहुत जगह। इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन के लिए भी इस प्रकार की खरपतवार के रूप में इसका यूज किया जा सकता है। तो 2025 में ही इसे मंजूरी दे दी गई थी हालांकि, और अब इसे लॉन्च कर दिया गया है ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव को। किस राज्य ने लॉन्च किया? हिमाचल प्रदेश ने।
हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला है। शिव प्रताप शुक्ला यहाँ के गवर्नर है। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के सीएम है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की सीटें देखने को मिलती है 68, लोकसभा की 4 सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश राज्य में। इंडियन नेवी का जहाज INSV कौंडिल्य किस देश की समुद्री यात्रा के लिए रवाना हुआ है? INSV कौंडिल्य ये इंडियन नेवी का एक शिप है जो कि रवाना किया गया है ओमान की यात्रा पर। गुजरात के पोरबंदर से ये यात्रा शुरू हुई है और ये ओमान तक की यात्रा करेगा। अब देखिए यहां पर ये समझिएगा कि ये नॉन वॉर वेसल है, मतलब जो वॉर के लिए यूज नहीं किया जाता। नॉर्मली इंडियन नेवी में शामिल है पर ये वॉर के लिए यूज नहीं किया जाता। एक हिसाब से इससे कहा जा सकता है स्ट्रेच्ड शिप है ये, स्ट्रेच्ड शिप, या फिर आप इसको ऐसे देखिए जिसको सिलकर बनाया गया है। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो सिलकर इसे बनाया गया है। नॉर्मली क्या होता है जो हम वेसल या युद्धपोत देखते हैं उनके लोहे को जोड़ने के लिए, है ना, कीलो का यूज किया जाता है, वेल्डिंग की जाती है। लेकिन यहां पर जिन भी चीजों को जोड़ा गया उनको सिलाई के माध्यम से जोड़ा गया है ना। एक तो इसमें ना तो फ्यूल है, मतलब देखिए इसको ऐसे समझिए कि गुजरात के पोरबंदर से ओमान के मस्कट तक ये जाएगा। उद्देश्य क्या है यहां से आपको समझ में आएगा। इंडिया और ओमान प्राचीन समुद्री व्यापार संबंधों से प्राचीन काल से जुड़े हुए, क्योंकि इंडिया में अगर हम सिंधु घाटी सिविलाइजेशन देखते हैं ना तो वहां पर कहीं ना कहीं हमें ट्रेड देखने को मिलता है खाड़ी देशों से। तो ओमान तक ये जो प्राचीन हमारा समुद्री व्यापार था इसे प्रदर्शित करने के लिए इसे ग्लोबल फोरम पर पहचान दिलाई जा सके, जो इंडिया का मैरीटाइम हेरिटेज है इसे पहचान दिलाई जा सके, इसलिए हमारा जो INSV कौंडिल्य ये पहुंचाया जाएगा कहां पर? ओमान पर। तो निकला कहां से? दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। पोरबंदर से निकला है कौंडिन्य और ये गया है ओमान तक। अब इसका जो रूट देखें ना तो स्पेशली अरब सागर में इसका रूट देखने को मिलेगा। पोरबंदर गुजरात से पश्चिम की तरफ आगे बढ़ेगा और अरब सागर में ही अरेबियन सी के आगे देखने को मिलता है ओमान। तो ये पूरा इसका रूट देखने को मिलेगा। मई 2025 में भारतीय नौसेना में इसे शामिल किया गया था कौंडिन्य को। कर्नाटक के कारवाड़ में जो हमारा नौसैन्य अड्डा है यहां पर इंडियन नेवी ने इसे 2025 में मई मंथ में ही कमीशन किया है। स्टेच्ड शिप टेक्नोलॉजी ये क्या होती है? सिलाई वाली जो शिप टेक्नोलॉजी है 5वीं शताब्दी में हमें काफी ऐसे एविडेंस मिलते हैं ग्रंथों से, अजंता की गुफाओं से ऐसी शिप के बारे में हमें जानकारी मिलती है और इसी से प्रेरित करके इसे बनाया गया है ना। अब देखिए क्या होता है इस शिप टेक्नोलॉजी में, जहाज के लकड़ी के तख्तों को लोहे की कील के बजाय रस्सियों से जोड़ा जाता है। जो पेड़ के रेशे होते हैं उनकी रस्सी बनाई जाती है और उनसे सिलकर इसे जोड़ा जाता है ना। प्राचीन भारत में, यमन और अरब क्षेत्रों में ये काफी यूज की जाती थी 5वीं शताब्दी में। समुद्री लहरों के साथ फ्लेक्सिबल होती है और ये मजबूती से बनाई भी जाती है। तो एक मैरीटाइम हेरिटेज के रूप में ही इसे बनाया गया और इंडियन नेवी में इसे शामिल किया गया और अब हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए इसे यात्रा पर भेजा गया है गुजरात से लेकर यमन तक। 19.6 मीटर की इसकी लेंथ है और 6.5 मीटर इसकी विड्थ देखने को मिलती है। INSV कौंडिन्य याद रखिएगा कहां से कहां तक की यात्रा कर रहा है? गुजरात के पोरबंदर से यमन तक की यात्रा पर गया है। इंस्पिरेशन 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, है ना, आफ्टर एडी आप इसको मानिए 5वीं शताब्दी। जो अगर हम देखें तो गुप्ता डायनेस्टी का जब हमारे इंडिया में शासन रहा है उस टाइम पीरियड में 5वीं शताब्दी में, ईस्वी पूर्व नहीं 5वीं शताब्दी में जो भी हमें साक्ष्य मिले ग्रंथों में या फिर जो अजंता की गुफाएं हैं उनमें जो भी साक्ष्य मिले उनके आधार पर इसका निर्माण किया गया। और नाम जो रखा गया है ना, इंडिया के एक समुद्री व्यापारी थे, भारतीय समुद्री व्यापारी, जिनका नाम था कौंडिन्य। इनका भी साक्ष्य देखने को मिलता है इतिहास की किताबों में। तो इन्हीं के नाम पर इस शिप का नाम रखा गया है। ओके, उद्देश्य क्या है? प्राचीन मैरीटाइम हेरिटेज को बढ़ावा देना, इसे संवर्धन करना, इसे सुरक्षित करना इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। भारत के पहले PPP मॉडल पर विकसित होने वाले मेडिकल कॉलेज किस राज्य में बनाए जा रहे हैं? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल, जहां पर सरकार भी इन्वेस्टमेंट करती है, प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड किया जाता है। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल है
जिसके आधार पर विकसित होने वाले पहले मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य में। देखिए एमपी के सीएम मोहन यादव सॉरी लाल बोल रहा हूं, मोहन यादव एमपी के सीएम है, और इसके अलावा यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर है जेपी नड्डा। इन्होंने संयुक्त रूप से मिलकर आधारशिला रखी है मध्य प्रदेश के धार जिले में पहले पीपीपी मॉडल पर आधारित, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित इंडिया का पहला मेडिकल कॉलेज बनाए जाने के लिए। इसके बाद दूसरा भी एमपी के बैतूल में ही बनाया जाएगा, इसकी भी प्लानिंग पूरी की जा चुकी है। तो मध्य प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है, ताकि मेडिकल कॉलेज की संख्या राज्य में बढ़ाई जा सके। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। वैसे एमपी में 14 नए मेडिकल कॉलेजेस को मंजूरी दी जा चुकी है। इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश को 3,723 करोड़ रुपए आवंटित किए जा चुके। तो पीपीपी मॉडल पर पहला मेडिकल कॉलेज कहां बनेगा? एमपी में, मध्य प्रदेश के धार जिले में। ओके, तो समझ में आ गया पीपीपी मॉडल क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहां पर गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करती है और प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट करता है। फायदा ये होता है कि गवर्नमेंट का जोखिम कम होता है, इन्वेस्टमेंट मिलता है, और प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट शेयरिंग मिल जाती है। इससे अगर ऑल ओवर सोसाइटी को क्या फायदा होगा, इसका अगर हम देखें तो हेल्थ केयर और एजुकेशन क्षेत्रों में स्पेशली अच्छी सर्विसेज डिलीवर की जा सकती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, और काम बहुत तेजी से होता है किसी भी सेक्टर में पीपीपी मॉडल के कारण। तो बहुत पुराना मॉडल है, याद रखिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपैक्ट समिट 2026 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपैक्ट समिट 2026, इसका आयोजन किया जाएगा किसके द्वारा 2026 में? तो इंडिया में इसका आयोजन किया जाने वाला है। वैसे यह 2026 में फरवरी मंथ में आयोजित किया जाएगा। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी इसका इनॉग्रेशन करेंगे। 16 से लेकर 20 फरवरी तक नई दिल्ली में एआई इंपैक्ट समिट का आयोजन किया जाएगा। उद्देश्य, एआई का इन फ्यूचर सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, एआई के विकास में क्या क्या हर्डल है, किस तरीके से एआई से देखा जाए तो सुरक्षित एआई का यूज किया जाए, इन सभी पर यहां पर डिस्कशन किया जाएगा। इन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जाएगी। समिट में 100 देशों के लीडर्स, 100 से ज्यादा सीईओ, टेक कंपनीज के जो सीईओ हैं, प्रमुख हैं, और जो डेलीगेट्स हैं वर्ल्ड के अलग अलग देशों के, वो यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। एआई के सोशल और इकोनॉमिकल जो इंपैक्ट है उन पर यहां पर डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है ना? तो ऑल ओवर एआई के मुद्दों पर यहां पर बातचीत की जाने वाली है, इसे याद रखिएगा। ग्लोबल समिट है ये, नॉर्मली समय समय पर इसका आयोजन किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वैश्विक विकास कैसे आगे बढ़ाया जा सके, गवर्नेंस में इसका कैसे यूज किया जा सके, सेफली इसका विकास कैसे किया जा सके, इन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जाती है। तो 2026 में फरवरी मंथ में इसका आयोजन किया जाना है, नई दिल्ली में आयोजन किया जाएगा। ऑर्गेनाइज कौन करवा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, और थीम रखी गई है। वैसे थीम की जरूरत नहीं है, किसी कॉन्फ्रेंस की थीम नॉर्मली नहीं पूछी जाती, तो आप ऑर्गेनाइजर याद रखिए, जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। आयोजन कहां होगा? नई दिल्ली में। ठीक है। महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो विमेन इंटरनेशनल क्रिकेट में सभी फॉर्मेट को मिला लें तो 10,000 रन पूरे करने वाली दूसरी इंडियन प्लेयर बनी है स्मृति मंधाना। पहले ये जो उपलब्धि है ना, एकमात्र इंडिया की प्लेयर मिताली राज के नाम पर है ना, पहले ये मिताली राज के नाम पर थी, और ऑल ओवर वर्ल्ड में देखिए तो स्मृति मंधाना ने यह उपलब्धि हासिल की है और वर्ल्ड की चौथी खिलाड़ी बनी है, फीमेल प्लेयर। तो अभी यह उपलब्धि जो है ना, श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज का आयोजन किया जा रहा था, इसके 4th मैच में स्मृति मंधाना ने इस उपलब्धि को हासिल किया, और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 10,000 रन स्मृति मंधाना ने पूरे किए। अच्छा, इनके अलावा इंडिया से तो केवल मिताली राज जिन्होंने तीनों फॉर्मेट मिलाकर 10,000 रन पूरे किए, दूसरी स्मृति मंधाना हुई। इनके अलावा वर्ल्ड में देखें 4 है ना, ये चौथी है, तो 3 और देखें, एक तो मिताली राज हो गई, सेकेंड है सूजी बेट्स जो कि न्यूजीलैंड की प्लेयर है, और एक है चारोलॉट
एडवर्ड, जो कि इंग्लैंड से आती है। तो ये एक और प्लेयर है जिन्होंने 10,000 रन पूरे किए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, जो विमेन इंटरनेशनल क्रिकेट है उसके सभी फॉर्मेट में मिलाकर। इसके अलावा मैग लेनिन, यह ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है। इसके साथ महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल सेंचुरी, 17 इंटरनेशनल सेंचुरी का रिकॉर्ड, बराबरी का रिकॉर्ड भी स्मृति मंधाना ने बनाया है। इंटरनेशनल क्रिकेट में 17 सेंचुरी, एक तो मैग लेनिन के नाम है और अब स्मृति मंधाना के नाम। ठीक है, और अभी अक्टूबर मंथ में, सितंबर या अक्टूबर मंथ में स्मृति मंधाना ने वनडे का सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी भी लगाई थी। 50 बॉलों पे शतक लगाया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, है ना। तो ये इंडिया से सबसे तेज शतक लगाने वाली इंडियन प्लेयर। विराट कोहली के रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ा था। 20 सितंबर को ये रिकॉर्ड बनाया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। स्मृति मंधाना मुंबई से आती है। अर्जुन अवार्ड इनको 2019 में दिया गया था। इसके अलावा विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड 2025 में इसी साल घोषित की गई है। आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 का खिताब इनको 2024 का खिताब 2025 में इनको मिला है। और आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018 और 2021 में रही है स्मृति मंधाना, याद रहेगा। 2025 में नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन गया है? नॉमिनल जीडीपी के आधार पर वर्ल्ड की चौथी बड़ी इकोनॉमी वाला देश बना है इंडिया। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश इंडिया बना है नॉमिनल जीडीपी के आधार पर। अच्छा, पहले कौन था? पहले चौथे नंबर पर था जापान, और जापान को पीछे छोड़ा है इंडिया ने। रैंकिंग किसने जारी की? इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड एक रिपोर्ट जारी करता है जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। यह रिपोर्ट पूछी जाती है कि कौन जारी करता है, ध्यान रखना। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड इस रिपोर्ट को जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है। 2025 की रिपोर्ट जारी की गई और इसमें बताया गया कि नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत अब वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश है। भारत की नॉमिनल जीडीपी के आधार पर अगर हम इकोनॉमी देखें तो $4.18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है इंडिया की। इससे बड़ी इकोनॉमी केवल यूएसए, चाइना और जर्मनी है पूरे वर्ल्ड में। यूएसए पहले पर, चाइना सेकंड और जर्मनी तीसरे पर, चौथे पर आ गया इंडिया। अनुमान तो यह भी है कि 2030 तक हम जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे नॉमिनल जीडीपी के आधार पर। अब यहां पर दो चीजें आपको कंफ्यूज कर दी, सर नॉमिनल जीडीपी क्या है? तो देखिए, दो तरीके की जीडीपी को काउंट किया जाता है, नॉमिनल जीडीपी और एक होती है रियल जीडीपी। क्या होता है ना कि रियल जीडीपी को निकालने के लिए एक बेस ईयर यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में अभी तक बेस ईयर 2011-12 था रियल जीडीपी को निकालने के लिए। अब यह बदल दिया गया है। अब कमेंट में बताइएगा कि रियल जीडीपी के लिए नया बेस ईयर क्या रखा गया है। कर दोगे कमेंट, बताना, ठीक है। तो बेस ईयर अभी तक जो इंडिया में था ना 2011-12 का था। इसमें होता क्या है, जो इन्फ्लेशन वगैरह होता है ना उनको काउंट नहीं किया जाता, एक बेस ईयर ले लिया जाता है और फिक्स प्राइस पर जो गुड्स और सर्विसेज से उनकी वैल्यू निकाली जाती है ताकि एक्चुअल प्रोडक्शन कितना बड़ा है ये पता चल सके। लेकिन जब नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं तो करंट ईयर से ही गुड्स एंड सर्विसेज की कुल कीमतों को निकाला जाता है करंट मार्केट प्राइस से। इससे क्या होता है, जो इन्फ्लेशन वगैरह होता है वो भी काउंट हो जाता है, तो इसे कहा जाता है नॉमिनल जीडीपी। नॉर्मली किसी देश की जीडीपी को ऑथेंटिक नापने के लिए रियल जीडीपी का ही यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन और इनका प्रभाव नहीं पड़ता और किसी भी देश की जीडीपी को नापा जा सकता है। तो ये दो चीजों में अंतर है, याद रखिएगा। अच्छा, अगर ग्लोबल इकोनॉमिक रैंकिंग देखें तो यूएसए का जो इकोनॉमी है ना 28 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की, पहले नंबर पर। सेकंड पर चाइना आता है 18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। थर्ड पर जर्मनी 4.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, और थर्ड पर जर्मनी 4.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। फिर फोर्थ पर आ गया इंडिया 4.18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, और जापान आ गया 5वें नंबर पर ऑलमोस्ट 4 ट्रिलियन डॉलर के साथ में। इससे पहले 2022 में भारत यूके को पीछे छोड़कर वर्ल्ड की 5वीं बड़ी इकोनॉमी वाला देश बना था और अब चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बना है जापान को पीछे छोड़कर। लास्ट क्वेश्चन, अच्छा आईएमएफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड एक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944 में। इस सम्मेलन में इसकी स्थापना की गई थी।
इसने ऑफिशियली काम शुरू किया था 1945 में। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। 190 मेंबर कंट्रीज हैं। इसकी मेंबर डायरेक्टर जनरल है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, जो कि बुल्गारिया की एक इकोनॉमिस्ट है। तो ये है इनकी इमेज, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, आईएमएफ की वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी। आईएमएफ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड के देशों में इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी आए, इसके लिए संस्था काम करती है, विनिर्माण के लिए काम करती है और इकोनॉमिक एडवाइस देने का भी काम करती है आईएमएफ। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स का प्रकाशन किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है? देखिए, ये जो इंडेक्स है ना, नॉर्मली हर साल आता है, तो आपको इसके बारे में ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इतना याद कर लो कि जारी कौन करता है। तो भारत में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय इस इंडेक्स को हर मंथ जारी करता है। नॉर्मली साल के हिसाब से भी जारी होता है और हर मंथ भी जारी किया जाता है। तो ये क्या है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा हर साल या हर महीने ये इंडेक्स जारी किया जाता है। देखिए, इस इंडेक्स में क्या होता है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ को मापा जाता है। मंथ बाय मंथ देखा जाता है कि भाई पिछले मंथ में क्या ग्रोथ थी और अब ग्रोथ कितनी बढ़ी है या घटी है। इंडस्ट्रियल सेक्टर जैसे माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी में उत्पादन की मात्रा में मंथली क्या चेंजेस आ रहे हैं, इनके बारे में इस रिपोर्ट में बताती है मिनिस्ट्री इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स में। अभी यह बताया गया कि नवंबर 2025 के लिए जारी किया गया, दिसंबर में इंडेक्स, और इसमें बताया गया कि भारत की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ रेट जो है ना, वो 6.7% रहा है पिछले महीने से कंपेयर करें अक्टूबर से। ये 25 महीने में सबसे उच्चतम स्तर पे, अगर 2 महीने का हम कंपेयर करें तो अक्टूबर से कंपैरिजन हुआ तो 6.7% आया, जो कि 6.7% की जंप मिली 25 महीने से। जब हम पिछले महीने की ग्रोथ देख रहे हैं ना, तो ये इस बार सबसे ज्यादा है। बस इसीलिए हमने इसको कवर किया है यहां पर। तो जारी कौन करता है ये याद रख लीजिएगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स को जारी करने का श्रेय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को दिया जाता है। वैसे 3 सेक्टर के आधार पर आपको पता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखा जाता है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग का इसमें परसेंटेज है 77.6%, माइनिंग का 14.4% और इलेक्ट्रिसिटी का 8% देखने को मिलता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में योगदान। समझ में आया? तो इन तीनों को मिलाकर ये इंडेक्स भी निकाला जाता है। और जो आधार वर्ष यूज किया जाता है वो 2011-12 का है अभी तक। ठीक है, अभी तक इसी को यूज किया जा रहा है और इस बार भी इसी को यूज किया गया है। ओके, अभी अगर इस मिनिस्ट्री के मंत्री देखें तो राव इंद्रजीत सिंह ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के मंत्री के पद पर हैं। तो यहां पर 1 जनवरी के हमने सभी करंट अफेयर डिटेल में डिस्कस किए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, खालिदा जिया जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी? तो ये पहली महिला प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की। पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। यह बर्ड सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो यह देखने को मिलती है यूपी में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वदेशी पनडुब्बी आईएनएस वागशीर में समुद्री यात्रा की है। यह किस श्रेणी की पनडुब्बी है? तो कलवरी श्रेणी की यह पनडुब्बी है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक पारी में 8 विकेट लेने वाले पहले पुरुष गेंदबाज सोनम येशे किस देश से संबंधित है? तो ये आते हैं कहां से? भूटान से। रेयर अर्थ ऑक्साइड या एलिमेंट रिजर्व के मामले में 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 3rd नंबर पर है इंडिया। ग्लोबल फैमिली डे हर साल कब मनाया जाता है? ये 1 जनवरी को मनाया जाएगा। 2025 में आयुष्मान भारत PMJAY प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में दिल्ली और ओडिशा 2 नए राज्य और यूटी शामिल किए गए। यह योजना कब शुरू की गई थी? 2018 में। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे अमीर भारतीय मूल की प्रोफेशनल मैनेजर कौन बनी है? जयश्री उल्लाल। विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2029 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये इंडिया करेगा। और हाल ही में खबरों में रही नरसपुरम लेस क्राफ्ट किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है आंध्र प्रदेश राज्य से। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के डिस्कस कर लिए हमने। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं।
नवंबर 2025 में कॉप 30 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया ब्राजील के बेलम शहर में, हमने डिस्कस किया था इसको। ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में भारत का वो शहर जो कि टॉप पर है बेंगलुरु। स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है इंडिया ने। तो ये तीनों क्वेश्चन के हो गए हमारे आंसर। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे कमेंट में आंसर कीजिएगा, पॉज करके आराम से पढ़ लेना, फिर आराम से न्यू ईयर बनाइए, कमेंट में आंसर कर दीजिए। डीएनए संरचना की खोज किसने की थी, पहला क्वेश्चन। सेकंड, अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने की, और इंसुलिन की खोज किसने की थी। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल फिर मुलाकात करेंगे, एंजॉय कीजिए न्यू ईयर को, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।